हैव अ नाइस डे। कैसे हो फ्रेंड्स? आज हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, पार्ट 1, क्लास 11। एक्सप्लेन इन इजी मैनर इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय प्रियंका गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट। हेलो फ्रेंड्स। आज का मोटिवेशन है बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस फ्रेंड, अगर हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ पॉसिबल नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कौवे को प्यास लगती है तो वो एक मटके के पास जाता है। पानी बहुत नीचे होता है तो वो कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर कर लेता है और पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कौवे की तरह ही हम लोग भी अगर हम चाहे तो अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर हम अपने आप पे विश्वास रखें तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स पे भी बिलीव रखो और अपने गोल्स को अचीव करो। तो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो 11th क्लास के लिए तो है ही, साथ के साथ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी है। तो आप में से जो भी यूपीएससी करना चाहता है आगे जाके इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें और सुने। इस चैप्टर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हम पढ़ते हैं द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के पहले। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशंस। जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही पीड़ित थी, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था हमारी कंट्री की रिसोर्सेज का, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, गोल्ड माइंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, आयरन ओर्स एंड वेल्थ ऑल्सो अंडरगोन एक्सट्रीम मिसयूज़ एंड मैनिपुलेशन। हमारी इंडिया की इकोनॉमी की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही मिसयूज़ हुआ। अंग्रेज़ लोगों ने हमारी इंडिया की रिसोर्सेज का अपने फ़ायदे के लिए बहुत मिसयूज़ किया। बिकॉज ऑफ दिस इशू the Indian economy on the eve of Independence Day manifested very low and weak economic growth। इस वजह से हमारे इंडिया की जो इकॉनमी थी बहुत ही लो थी और हमारी इंडिया की जो इकॉनमी चल रही थी अंग्रेज़ों के समय वो बहुत ही ग्रोथ जो थी उसकी बहुत ही कम थी। To make massive progress and move ahead in future, enormous knowledge and efforts were required। अंग्रेज़ों के समय हमारे इंडिया की हालत इतनी बेकार थी कि हमारी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स चाहिए थे हमारे देश को, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया देयर वर नो एफर्ट्स मेड टू कैलकुलेट इंडिया पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम्स। ब्रिटिश कॉलोनियल जब अंग्रेज़ों का जब राज चल रहा था हमारी कंट्री पे, तब किसी ने भी एफ़र्ट्स नहीं किए, ये जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं की कि हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक बंदे की कितनी इनकम होनी चाहिए, हर एक बंदे के पास कितनी इनकम होनी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम हमारी कंट्री की। तो अंग्रेज़ों ने कभी भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि हमारी कंट्री में हर एक बंदे की कितनी इनकम होनी चाहिए, कितना जीडीपी होना चाहिए हमारी कंट्री का, कितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए हमारी कंट्री की। ये सब जानने की कोशिश ही नहीं की। और वो इसलिए जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारे इंडिया के लोग बहुत ही मेहनती थे। वो ये जताना ही नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया के जो लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका इतना अच्छा आउटपुट आ रहा है और इतनी अच्छी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम निकल के आ सकती है। बल्कि उन्होंने क्या करा, हमारी इंडिया की रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया। वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने एक तो कभी कोशिश नहीं की जानने की कि कितनी टोटल इनकम होनी चाहिए, कितनी नहीं, और क्या करा, लोगों को इलिटरेट रखा, मतलब कि
पढ़ाया भी नहीं ज़्यादा, इसलिए ताकि वो कभी जानने की कोशिश ही ना करे और उनमें इतनी समझदारी ना आए कि वो कितना आउटपुट जो है अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। और वो सारा आउटपुट जो भी हमारे इंडिया ने किया है काम, जो भी वो मेहनत करते थे, जो भी वो आउटपुट लेके आते थे, वो सारा आउटपुट हमारे इंडिया का जो अंग्रेज लोग हैं वो यूज़ कर लेते थे और हमारे इंडिया को कुछ भी नहीं देते थे। अपॉन गेनिंग इंडिपेंडेंस, सम इंडियंस इंडिविजुअल्स did try to measure इंडिया की इनकम, but the attempt tragically failed due to inconsistency, lack of expertise and inaccuracy। हमारे इंडिया के कुछ एक्सपर्टाइज हैं, कुछ लोग थे जाने माने, उन्होंने कोशिश भी की थी। जब हमारी इंडिया आज़ाद हो गई थी, अंग्रेज़ों से उन्होंने आज़ादी पा ली थी, तब हमारे इंडिया के कुछ जो वो जाने माने लीडर्स थे, उन्होंने कोशिश भी की थी जानने की कि हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए, कितना जीडीपी होना चाहिए, कितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए। पर उनकी जो कोशिश है नाकामयाब रही, क्योंकि वो इतने एक्सपर्टाइज नहीं थे, इतने उनकी एक्यूरेसी नहीं थी अच्छी, और ना ही वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे। बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ V.K.R.B. राव एंड दादा भाई नारोवी वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस फील्ड। लेकिन जो V.K.R.B. राव थे और जो दादा भाई थे, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ इस फील्ड में। उन्होंने जो है उनकी जो थोड़ी बहुत कोशिश थी वो कामयाब रही। एग्जॉस्टेड ऑल्दो इंडिया वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। जी हाँ, आपको पता है जब अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री पे राज नहीं किया था, उससे पहले हमारी कंट्री जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी थी। हमारी कंट्री एक एक्सपोर्ट कंट्री थी। टूवर्ड्स द एंड इट वॉज द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द पाथ। हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जब वो आज़ाद हुई तो वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी वापस वैसी ही इकोनॉमी बनने के लिए। उन्होंने बहुत ही मेहनत की। Since all the policy that the British were framing only promote their interest, we were diverging from prosperity। अंग्रेज़ों का जब राज चल रहा था हमारी कंट्री पे, अंग्रेज जितनी भी लॉ लेके आते थे, पॉलिसी लेके आते थे, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही लेके आते थे। हमारी कंट्री के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। इसलिए हमारी कंट्री जो है प्रोस्पेरिटी मतलब जो है कामयाबी नहीं पा पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, डेवलपमेंट नहीं कर पाई। और हमारी कंट्री एक डेवलप होने के बावजूद भी वो एक अंडर डेवलप कंट्री बन गई। अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ों का राज था हमारी कंट्री पे, तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने हमारी कंट्री को ही रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया अपनी कंट्री के लिए, कि वही जो है रॉ मटेरियल का जो वो सप्लाई कर रही है वो सिर्फ हमारे कंट्री पे ही करे, हमें ही दे। जबकि हमारी कंट्री एक एक्सपोर्ट कंट्री थी, पहले रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट कंट्री थी और हमारी कंट्री का जो भी बिज़नेस है पूरे वर्ल्ड में चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि ऐसी ट्रिक चली कि उन्होंने क्या करा, जो ऐसी पॉलिसी लेके आए कि हमारे इंडिया जो है सिर्फ ब्रिटिश में जो उनकी इंडस्ट्री थी वो बस हमारी कंट्री सिर्फ उनको ही अपना रॉ मटेरियल्स भेज सके। दे मेड यूज़ ऑफ लेबर विदाउट ट्रीटिंग देम वेल। हमारी कंट्री के जितने भी लोग थे उनको लेबर की तरह ट्रीट करती थी, ना ही उनसे ढंग से बातचीत करती थी, बल्कि बहुत अत्याचार किया करते थे अंग्रेज लोग हमारे कंट्री के लोगों पे। द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल ऑल्सो टुक अवे अवर विल टू गेन नॉलेज एंड अवेयरनेस। 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री पे रूल किया एंड 200 साल हमारी कंट्री के लोग थे ना ही एजुकेटेड हो पाए, ना लिटरेट बन पाए, ना कुछ पढ़ पाए, ना कोई नॉलेज गेन कर पाए, ना अवेयरनेस। बस जानवरों की तरह वो काम ही करने में लगे हुए थे बस। सिंस वी वर देयर स्लेव्स वी नेवर गॉट द राइट टू प्रॉपर एजुकेशंस। हम लोग बस उनके गुलाम बने हुए थे, नौकर बने हुए थे। हमारे को कभी भी जो है प्रॉपर एजुकेशन का राइट भी नहीं मिला हुआ था। हमारे देश के लोगों को कभी भी एक एजुकेशन राइट भी नहीं मिला हुआ था कि उनको पढ़ाया जाए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ देयर रीजन वी वर इलिटरेट। एंड इसी की वजह से हमारी कंट्री के जितने भी लोग थे अंग्रेजों के समय वो अनपढ़ रहे। The Indian economy on the eve of independence was full of people who had absolutely no plan as to how to help the nation। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी on the eve of independence के समय वो क्या थी,
अनएजुकेटेड थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी कि वो अपने नेशन को कैसे आगे ले जाए, कैसे अपने नेशन के लोगों की हेल्प करे। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज़ों के समय हमारे इंडिया का क्या और कितना बुरा हाल था। अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया था हमारे कंट्री के लोगों का। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों के समय एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड और वी कैन से दैट इंडिया इज एन एग्रियन इकोनॉमी। अंग्रेज़ों के समय हमारे इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री थी। ज़्यादातर लोग जो है 80% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारी इंडिया की 70% इनकम जो जनरेट होती थी वो एग्रीकल्चर से ही हुआ करती थी। Before independence, the economy was 95% dependent on the agriculture and the revenue and from agriculture. इंडिपेंडेंट जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारी इंडिया जो है 95% हमारे इंडिया के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे और एग्रीकल्चर से जो भी इनकम अर्न हुआ करती थी उससे अंग्रेज लोग जो है उस इनकम का जो है मिसयूज़ किया करते थे। It is worthwhile to mention that around 85% of the population was living in villages. अंग्रेजों के समय 85% लोग जो है गाँव में ही रहते थे and the only means of subsistence was agriculture. and उनका जो means of subsistence था वो agriculture ही था। and अंग्रेजों के समय वहाँ जो गाँव के जो लोग थे वो subsistence farming करते थे। subsistence farming मतलब वो अपने घर के लिए ही जो है जो खेती बाड़ी की जो है उतनी ही करते थे कि उनके घर का ही काम हो जाए। कंसर्निंग एग्रीकल्चर द सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वाज डिसहार्टनिंग। जब हमारा देश आज़ादी हुआ था तब एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही बेकार थी। एग्रीकल्चर even after being the most important sector was facing economic deteriorations and stagnation in the economy. हमारी कंट्री अंग्रेज़ों के समय एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा था उसके बावजूद भी हमारा देश जब आज़ादी हुआ था तब भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी और लेस ग्रोथ थी। स्टैग्नेशन था इकोनॉमी में। स्टैग्नेशन मतलब लेस ग्रोथ और नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी इकोनॉमी में इतना अच्छा होने के बावजूद भी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ पे हाई वल्नरेबिलिटी थी और लो प्रोडक्टिविटी थी। क्या था? जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वहाँ पे जो जितना भी जो रॉ मटेरियल्स था सारे अंग्रेज लोग अपनी कंट्री में ले जाते थे। हमारी कंट्री के जो लोग थे, जो रूरल पीपल थे, उनके लिए भी नहीं बचता था, तो इसलिए इतना बुरा हाल हो गया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का और जो प्रोडक्टिविटी भी थी वो भी लो ही रहती थी। High vulnerability means the reactions to any situation concerning the change in agriculture factor. हाई वल्नरेबिलिटी होने की वजह से जब हमारा देश आज़ादी हुआ था तब हमें ज़रूरत थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। If the country witness low rainfall in a month, then the resulting impact will be low levels of high rates of crop failure. हमारी कंट्री ने देखा कि अगर उस समय अगर रेनफॉल नहीं होता था मंथ में, अगर महीने में अगर रेनफॉल नहीं होता था, बारिश नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सूखा पड़ जाता था, पानी नहीं जाएगा खेत में, तो फिर कल्टीवेशन प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी? तो सूखा होने की वजह से जो क्रॉप थे वो फेल हो जाते थे। अब फसल को बनने के लिए बारिश की तो ज़रूरत है, इरिगेशन फैसिलिटी की तो ज़रूरत है, अच्छी बारिश अच्छी फसल। जब बारिश ही नहीं होती थी तो फसल कहाँ से होगी? तो उस समय क्या होता था? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हाल था बहुत बुरा हो गया था। बारिश ही नहीं होती थी तो उस समय जो गांव के जो लोग थे भूखे रह जाते थे, क्योंकि जब बारिश ही नहीं होगी तो अनाज कहाँ से बनेगा? अनाज ही नहीं आएगा तो लोग भूखे ही रह जाएंगे। भूखे रहने की वजह से हाई वल्नरेबिलिटी हो गई थी, स्टारवेशन हो गया था, फेमाइन हो गई थी, भूखमरी हो गई थी। साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी। लो प्रोडक्टिव लेवल्स वर विटनेस एंड द लेवल्स ऑफ आउटपुट डिक्लाइन इररेस्पेक्टिव फॉर लार्ज एरिया फॉर कल्टीवेशंस। Here are some factors that led to the stagnation of the agriculture sector. हम अब पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन क्यों रहा था। स्टैग्नेशन मतलब कोई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना अच्छा चलने के बावजूद भी। अब हम पढ़ते हैं आगे।
पहला, द इंडियन इकोनॉमी वॉज फेसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द जमींदारी सिस्टम। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस पर जमींदारी सिस्टम का बहुत ही बुरा इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ रहा था। जो अंग्रेज जो थे वो जमींदारी सिस्टम लेके आए थे उस समय हमारी कंट्री में, और उस जमींदारी सिस्टम का जो है हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री के लोगों पे, बहुत ही किसानों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था। which is the practice of making farmer work and collect rent as a tax irrespective of the situation। जमींदारी सिस्टम का मतलब होता है कि जो जमींदार थे वो क्या करते थे, फार्मर्स जो उनके नीचे जो फार्मर्स किसान हुआ करते थे उनसे क्या करते थे, उनसे काम करवाते थे और साथ के साथ उनसे जो है रेंट भी कलेक्ट करते थे एक टैक्स की तरह। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन मतलब ये भी नहीं देखते थे कि उनकी सिचुएशन कैसी है, सही है या गलत है या क्या है या क्या नहीं। पहले तो पहले जो पेमेंट हुआ करती थी वो इन काइंड में हुआ करती थी, बट जब जमींदारी सिस्टम आया तो पेमेंट जो है इन कैश में हुआ करती थी। द स्कार्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज लीड टू द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो रिसोर्सेज थी वो स्कार्सिटी हो गई थी। स्कार्सिटी मतलब लैक, कमी होना। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है एग्रीकल्चर की जो रिसोर्सेज थी, अनाज या जो फसल थी उसमें क्या है कमियां आने लगी थी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेंसी मतलब लेस ग्रोथ, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कम हो गई थी। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंट मूविंग फ्रॉम ग्रोइंग गुड्स फॉर देयर कंजप्शंस टू ग्रोइंग फॉर द मार्केट। पहले जो किसान लोग थे सब्सिडेंस फार्मिंग किया करते थे, मतलब सिर्फ इतना ही उगाते थे कि वो उनका जो घर परिवार है वही खा ले। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फोर्स किया कि सब्सिडेंस फार्मिंग की जगह कमर्शलाइजेशन लेकर आए एग्रीकल्चर के अंदर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि वो जो है जो भी वो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने घर परिवार के लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए जो भी वो गुड्स बना रहे हैं वो मार्केट के लिए बनाएं। The existence of middlemen prevented the development of the economic conditions of the farmer, which caused stagnations in the agriculture sector। आपको पता है इसमें भी जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से जो उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने को बोला था किसानों से, उनको फोर्स किया गया कि नहीं आप सिर्फ अपने घर परिवार के लिए ही अनाज नहीं उगाओगे, आपको जो भी अनाज उगाना है वो क्या करना है एक्सपोर्ट करने के लिए ही बनाना है, मार्केट में बेचने के लिए बनाना है। वो उन्होंने अपनी चालाकी अपने फ़ायदे के लिए वो ये ऐसी पॉलिसी जो उन्होंने अंग्रेज लोगों ने फ्रेम करी थी इंडिया पे। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज का जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे कच्चे मटेरियल्स की यानी कि रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, और हमारे इंडिया एक अच्छी थी रॉ मटेरियल्स का हब था, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल था हमारी कंट्री में। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने फोर्स किया इंडिया को कि भाई तुम लोग क्या करो, जो अपना एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शलाइजेशन करो, जितना भी रॉ मटेरियल्स हैं आप हमारी कंट्री यानी कि हमारी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करो और हमसे ही फिनिश गुड्स खरीदो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। पहला, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। दूसरा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तीसरा, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। फोर्थ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सिक्स्थ, वेज बिटवीन ओनर्स एंड टीलर्स ऑफ द सोइल। पहला क्या था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अंग्रेजों के समय जो है जो वहाँ के जो लोग थे उनके पास छोटे छोटे लैंड होल्डिंग थी, ठीक है। सबका मतलब अपनी अपनी लैंड होल्डिंग इज़ द एरिया ऑफ द लैंड हेल्ड बाय अ फैमिली। सबके इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग थी कि उनका परिवार ही रह सके। दूसरा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और जो फर्टिलाइज़र का भी जो है अच्छा यूज़ नहीं होता था, उसमें ना ही कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। और वहाँ के एंड उस समय जो किसान जो है किस पर डिपेंड थे, टोटली रेनफॉल पे। तो तीसरा पॉइंट आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। वहाँ के लोग जो है किसान जो है उस समय जो है रेनफॉल पे ही डिपेंड रहते थे। अच्छी बारिश अच्छी फसल, नो बारिश नो फसल। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी।
चौथे पे हम आते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो फोर्थ पॉइंट कहता है अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर फसल कैसे होगी। इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी भी थी जो है लेस यानी कि लो रहती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उस समय बस लोग उतना ही उगाते थे जितना जो है उनका घर परिवार चल जाए। सिक्स्थ, वैज बिटवीन ओनर्स एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था वहाँ के जो ओनर्स है जमींदार थे और जो टीलर ऑफ द सॉइल मतलब पीजेंट किसान थे, उनके बीच में बहुत ही गैप था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कॉजेज फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्या कारण था कि स्टैग्नेशन मतलब लेस ग्रोथ मतलब लो ग्रोथ थी हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में अंग्रेजों के समय। पहला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम मतलब जमींदारी सिस्टम। अंग्रेज लोग जो है जमींदारी सिस्टम लेके आए थे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम होता क्या है। हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में, क्योंकि जमींदारी सिस्टम जो है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपके सामने लेके आऊँगी, जहाँ पे हम जमींदारी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि जमींदारी सिस्टम होता क्या है। जो पीजेंट होते हैं वो टीलर ऑफ ए सॉइल होते हैं, उसके ऊपर जो है ओनर होते हैं, जमींदार होते हैं, और उसके ऊपर अंग्रेज लोग होते हैं। तो जो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो जमींदार है उनसे बोलते हैं कि आप जो है जो किसान है उनसे काम करवाओ और उनसे जो है रेंट भी कलेक्ट करो एज अ टैक्स। वो एक जानवरों की तरह किसान जो लोग हैं काम करते रहते थे अपनी खेती बाड़ी में, और फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने कमर्शलाइजेशन बना दिया था एग्रीकल्चर में। वो जितना भी उगाते थे खेती बाड़ी करते थे सब जो है वो एक्सपोर्ट करवा दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उनके पास बहुत कम बचता था, किसानों के पास अपने परिवार के लिए बहुत ही कम अनाज बचता था, जिसकी वजह से जो है लो फेमाइन ये सब रहता था। वो क्या करते थे, जमींदार जो है क्या करते थे, आउटपुट तो ले लेते थे, किसान लोग जो भी उगा रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी अनाज फसल बना रहे हैं उसका आउटपुट तो शेयर कर लेते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ आउटपुट यानी कि उस अनाज को बनाने में जो लागत लग रही है वो शेयर नहीं करते थे। उस वजह से जो किसान लोग हैं उनकी हालत बहुत बेकार हो गई थी। तो ये एक कारण था कि जो है स्टैग्नेशन था हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में अंग्रेजों के समय। फोर्स किया था वहाँ के किसानों को कि भाई तुम फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं, तुम्हें सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करनी है, अब तुम्हें अपना एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज बनाना है, एक बिजनेस पर्पस के लिए बनाना है। तुम्हें जो भी उगाना है वो मार्केट के लिए उगाना है, ना कि अपने जो भी खेती बाड़ी करनी है अपने मार्केट के लिए करनी है, ना कि अपने लिए। फ्रेंड्स, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दिया गया था। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन मार्केट, कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो किसान लोग भाई, अब वो तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं वो मार्केट के लिए करनी है। प्रोडक्शन नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपनी कंजप्शन के लिए नहीं मार्केट के कंजप्शन के लिए करनी है। कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो इंडिगो क्रॉप जो है उगाए। अंग्रेजों ने किसान को प्रेशर किया कि अब जो तुम क्रॉप उगा रहे हो, जो भी खेती बाड़ी करोगे, जो भी कल्टीवेशन करोगे वो इंडिगो क्रॉप का करोगे। ऑकरेंस ऑफ फेमाइन, अब इसकी वजह से क्या हो गया, फेमाइन आ गया, भुखमरी आ गई। भाई सही बात है ना, पहले वो जितनी उतनी खेती बाड़ी करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी। अंग्रेज जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बना दिया अंग्रेजों ने, तब उसकी वजह से उन्हें जो है अपने क्रॉप्स को मार्केट में बेचना पड़ रहा है। अब वो क्रॉप्स मार्केट में बेच रहे हैं तो उनके पास जो है कम क्रॉप्स बच रहे हैं अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए। अब वो क्रॉप्स ही नहीं होंगे, उनके अनाज ही नहीं होगा खाने पीने के लिए, किसान खुद ही नहीं बचा पाएंगे अपने लिए अनाज, तो फिर फेमाइन तो आएगा, भुखमरी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस स्टेग्नेशंस होगा, लेस ग्रोथ होगी हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में। इन सब चीज़ ही यही एक कारण है कि हमारी कंट्री में उस समय अंग्रेजों के समय जो है लेस ग्रोथ थी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्शन तो कर रहे थे, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे थे वो मार्केट में ही चले जा रहा था बिकने के लिए, और आउटपुट ज़्यादा आता भी था तो वो भी अंग्रेजों के द्वारा शेयर हो जाया करता था। पार्टीशन ऑफ ए कंट्री, कंट्री का क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो जो भी अभी आपने पढ़ा है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। हमारी कैसे स्टेट रही थी एग्रीकल्चर की जब इंडिया आज़ादी हुआ था, और व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के जब हमारा देश आज़ादी हुआ था। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे इंडिया एग्रीकल्चर के। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, एक्सप्लेनेशन। द इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अंग्रेजों के समय हमारे इंडिया जो है एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। 75% हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जिसका लाइवलीहुड था, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वो एग्रीकल्चर से ही था। डिस्पाइट बीइंग अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ मेजर पॉपुलेशन, दिस सेक्टर फेस्ड अ डिक्लाइन अंडर द ब्रिटिश रूल। हमारा मेजर सोर्स जो था एग्रीकल्चर था, उसके बावजूद भी हमारा ये जो सेक्टर था एग्रीकल्चर अंग्रेजों के समय, ये जो है लो ग्रोथ था। सेकेंड पॉइंट बी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे कैन बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। A land holding is defined as the area of land that a person or a family own. Land holding किसे कहते हैं? वो एरिया लैंड का जहाँ पे पर्सन या कोई भी फैमिली जो है उसको ऑक्यूपाई कर रही है। लैंड होल्डिंग इन इंडिया वर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर एज वेल। जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था हमारे इंडिया में, वो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बल्कि पूरी जगह फैल चुका था। स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग वर वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट। अब छोटी छोटी जगह लैंड बने हुए थे, तो छोटी छोटी जगह लैंड पे कल्टिवेट करना वो बहुत डिफिकल्ट बन गया था। द सेकेंड वन इज यूज ऑफ आउटडेटेड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। उस समय क्या होता था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे ओल्ड एंड आउटडेटेड मेथड ऑफ फार्मिंग वर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हमारा देश आज़ादी हुआ था तो, या फिर अंग्रेजों के समय, या फिर जब हमारा देश आज़ादी हुआ था, तब ओल्ड और आउटडेटेड जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी फार्मिंग में। बहुत ही पुराना जो है ओल्ड तरीका, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस वजह से क्या होता था, लेस ग्रोथ होती थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। द थर्ड वन इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा ज़्यादातर किस पे डिपेंड था, रेनफॉल पे। अच्छा रेनफॉल इम्प्लाई गुड आउटपुट। अगर बारिश अच्छी है तो आउटपुट भी अच्छा आ गया, अच्छी बारिश अच्छी फसल। जबकि पुअर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर, अगर बारिश ही नहीं है तो आउटपुट भी क्या होगा, बेकार होगा। बारिश नहीं है तो फसल भी क्या होगी, बेकार होगी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब हम आगे बात करते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जब बारिश ही नहीं होगी और फसल क्या होगी, बेकार होगी, तो प्रोडक्टिविटी भी कैसी होती थी, लो होती थी, एंड प्रोडक्शन भी क्या होता था, कम होता था। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता भी था तो वो सारा अंग्रेजों के द्वारा जो है आउटपुट जो है शेयर हो जाता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होता है कि पहले क्या होता था, जो किसान लोग होते थे उतनी खेती करते थे कि जितना उनका परिवार चल जाए, उनका परिवार का ही खेती करते थे जितनी उनकी फैमिली को ज़रूरत थी। लेकिन जब वो अंग्रेजों के द्वारा फोर्स कमर्शलाइजेशन आ गया तो उनकी जो हालत थी किसानों की और ज़्यादा गंभीर होती गई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 6 पॉइंट की, वॉइस बिटवीन ओनर ऑफ द सोइल एंड द टीलर ऑफ द सोइल। जी हाँ, जो ओनर था, जो जमींदार था सोइल का, और जो किसान थे, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ओनर वर सेल्डम द टीलर ऑफ द सोइल। जो ओनर से जमींदार थे वो रियली जो है द टीलर ऑफ द सोइल थे। दे नेवर शेयर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जमींदार ने कभी भी जो है जो खेती बाड़ी में जो भी लागत लगती थी उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, वो तो कभी शेयर की ही नहीं। जबकि वो बस आउटपुट तो शेयर करते थे, लेकिन उस आउटपुट को बनाने के लिए जो लागत लगती थी वो कभी भी शेयर नहीं किया वहाँ के जमींदारों ने। They were only interested in maximizing their rental income. जमींदार को बस अपने रेंट से मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना रेंट बढ़ा सके। द टीलर ऑफ द सोइल कौन होते हैं, फार्मर, वर गिवन वेरी लेस फॉर सब्सिडेंट। और जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करते थे किसान लोग, उनको फिर भी जो है कम अनाज देते थे कि तुम बस इतने ही अनाज से जो है अपना घर चलाओ। द कंसिक्वेंस वॉज बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जिसका रिजल्ट क्या था, बैकवर्डनेस थी एग्रीकल्चर सेक्टर में और लेस ग्रोथ थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडियन इंडस्ट्री कैसी थी अंग्रेजों के समय। इन द पास्ट इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज वेल नोन इंडस्ट्री फॉर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट।
पास में हमारी जो इंडिया थी वो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जानी जाती थी. हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच इन्फॉर्मेशन दैट इंडिया वॉज एन एस्टैब्लिश नेशन डीलिंग इन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मेटल्स, सिल्क, कॉटन एंड मोर. अगर हम हिस्ट्री इतिहास की बात करें तो हमारी इंडिया जो है एक बहुत अच्छी कंट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, स्पाइसेस, मेटल्स, सिल्क, कॉटन में एंड मैनी मोर. After the arrival of British, these industries were destroyed slowly as the Britishers followed the process of deindustrialization of Indian industry to make way for British industry to flourish. जैसे ही अंग्रेजों का राज हुआ हमारी इंडिया पे, तो अंग्रेज जो एक ऐसी साजिश लेके आए कि हमारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बर्बाद करते रहे और अपनी जो ब्रिटिश में जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको फ्लोरिश करते रहे, मतलब कि उसकी ग्रोथ बढ़ाते रहे. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की कुछ पॉइंट्स के बारे में. द फर्स्ट वन इज़ द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारी इंडिया की वो कैसे ख़त्म होती गई. द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वर फ्लोरिशिंग एंड वर नॉन वर्ल्ड वाइड. इतिहास में हमने जाना गया है कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया में वो एक फ्लोरिशिंग थी, बहुत ही कामयाब, बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी और पूरे वर्ल्ड में जानी जाती थी. However, with the British arriving in India, they stopped the practice of using handcraft export by placing tariff on them. जैसे ही अंग्रेजों का राज हुआ हमारी कंट्री में, तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था वो कम होता गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होता था अंग्रेजों ने उस प्रोडक्शन पे क्या कर दिया, उनके एक्सपोर्ट्स पे क्या कर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कम होता गया. ऑल्सो देयर वाज स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. द रीच ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंक्रीज टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. इसके साथ ही साथ एक कंपटीशन बन गया हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और अंग्रेजों की जो मशीन मेड जो इंडस्ट्री थी उनके बीच में एक कंपटीशन बन गया. हमारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथ से अगर हम कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और वो कॉस्टली होती है, उसके ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स भी लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे जो इंडिया के जो प्रोडक्ट थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, वो और ज़्यादा कॉस्टली बन गए वर्ल्ड वाइड में. और अंग्रेजों के जो प्रोडक्ट थे वो मशीन के द्वारा बन रहे थे और वो मशीन से बने हुए प्रोडक्ट जो है सस्ते हो गए थे. तो जो कॉम्पिटिशन हुआ था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में और मशीन मेड प्रोडक्ट के बीच में, मशीन मेड के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ, फैल गए, क्योंकि जो सस्ता होगा वही तो लोग खरीदना पसंद करेंगे. तो इस वजह से हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिवास्टेटेड हो गई, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई. अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए क्या करा, रेलवे का इंट्रोडक्शन किया इन 1850 में. और अब रेलवे का इंट्रोडक्शन होने के वजह से उन्होंने जो है अंग्रेजों ने अपने जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड वाइड के हर एक कॉर्नर में फैला दिए. रेलवे का जो इंट्रोडक्शन किया था अंग्रेजों ने वो भी अपने फ़ायदे के लिए किया था, ताकि उन्हें कनेक्टिविटी मिल सके, हर एक कंट्री से कनेक्टिविटी मिल सके. क्योंकि पहले क्या था, हमारे इंडिया में रेलवे सिस्टम नहीं था, तो उन्हें एक सिस्टम चाहिए था अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए. हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल्स खरीदना, कोई दूसरे कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदना और अपनी जो है एक्सपोर्ट्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए उन्हें एक सिस्टम चाहिए था. इसलिए उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में. यही एक रीज़न था जिसकी वजह से टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे इंडिया की वो ख़त्म होती गई. जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, अपने फ़ायदे के लिए हुआ था. तो ये जो लोपसाइडी इंफ्रास्ट्रक्चर आया था इंडिया में, जो एक तरफा जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे इंडिया में, वो अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए लाया गया था, ताकि वो अपने हर एक प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड वाइड में पहुँचा और अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को पूरे वर्ल्ड में फैला सके. इसकी यही एक रीज़न है हमारे इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ जो है कम होती गई. अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी इंडिया
कि इंडस्ट्री की कैसी हालत थी ब्रिटिश के समय, अंग्रेजों के समय। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन कैसी थी अंग्रेजों के समय। आंसर, explanation. Similar to the agriculture sector in India, the industrial sector also did not see much growth and development. एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इतनी ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई अंग्रेजों के समय। फॉलोइंग वर द मेजर रीजन दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्लिक ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आगे हम रीज़न बताते हैं कि कौन कौन से रीज़न जो है रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कम ग्रोथ के पीछे। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशंस। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिशर बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। जो अंग्रेजों का जो मेन मोटो था कि हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को कम करने का, वो पहला था टू मेक इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। वो एट अ चीप रेट, वो इंडिया को क्या करना चाहते थे, एक नेट एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का, ओनली ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए और सस्ते दामों में। वो चाहते थे कि इंडिया का जो भी कच्चा माल है वो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वहाँ पे पहुँचे, वहीं पे ही एक्सपोर्ट हो और सस्ते रेट में भी। टू सेल ब्रिटिश प्रोडक्ट एट अ हायर रेट इन द इंडियन मार्केट। वो उन्होंने क्या करा कि अपनी इंडिया की मार्केट में उनके जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे पड़े और उनकी मार्केट में जो है इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते पड़े। इसलिए वो इंडिया को जो है एक नेट एक्सपोर्टर बनाना चाहता था रॉ मटेरियल्स में। द ब्रिटिशर फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जो अंग्रेज थे वो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है टैरिफ पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी लेके आए थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी का मतलब इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे अपनी कंट्री में तो वो महंगे पड़ रहे थे और अंग्रेजों की जो कंट्री है वहाँ पे वही रॉ मटेरियल जो है सस्ते हो रहे थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी सिग्निफाई फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट फ्री कर दिया। जो भी कच्चा माल जा रहा था अंग्रेजों की इंडस्ट्री में उस पर एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, तो सस्ता पड़ गया एक्सपोर्ट। तो इंडिया जो अंग्रेज लोग हैं उनके लिए इंडिया का जो माल है वो सस्ता पड़ रहा था। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन एंड अ हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और क्या कर दिया था, उन्होंने इंपोर्ट लगा दिया था। जो भी वो फिनिश प्रोडक्ट जो बन के आ रहे थे ब्रिटेन से उन पे, उनके इंपोर्ट पे क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स जो हैं उनको इंडिया को महंगे पड़ रहे थे। और जो फिनिश गुड्स जो है कहाँ से बन के आ रहे थे, ब्रिटेन से बन के आ रहे थे। एंड हैवी ड्यूटी लगा दी उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे हैवी ड्यूटी लगा दी ताकि इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडिया को क्या पड़े, महंगे पड़े। lopsided modern industrial structures. British ruler never permitted modernizations nor did they encourage the growth of industry. अंग्रेजों ने कभी चाहा ही नहीं कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कभी आगे भी बढ़े या उस पर कोई मॉडरेशन भी आए, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो पाए। The unbalanced and lopsided growth structure were a legacy of British rule in India. जो अनबैलेंस्ड और lopsided growth थी, हमारी जो इंडिया की इंडस्ट्री की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी वो एक अंग्रेजों की साजिश थी। इन 1850 से लेके 55 द फर्स्ट कॉटन मिल, जूट मिल एंड कोल माइन वर एस्टैब्लिश। ये मार्क कर लेना कि 1850 से लेके 55 में हमारी सबसे पहली कॉटन मिल जो है इस्टेब्लिश हुई थी और जूट मिल भी और कोल माइन भी। By the end of the 19th century, 194 cotton mills and 36 jute mills were located in the western part of the country, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। 19th सेंचुरी जैसे ही ख़त्म हो रही थी 194 कॉटन मिल्स और 36 जूट मिल्स जो है कहाँ पे लोकेट हो गई थी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। लैकिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अंग्रेजों ने कभी चाहा ही नहीं कि हमारी इंडिया की जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है वो कभी आगे बढ़े। कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे जो है मशीन, टूल्स या मैनी मोर जो है गुड्स जो है बनाए जाते हैं और जो कैपिटल गुड्स से जो है आगे जाके जो है कैपेबल हो जाती है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। तो अंग्रेजों ने कभी चाहा ही नहीं कि इंडिया की जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है वो कभी आगे बढ़े, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था अंग्रेजों का वो ये था कि इंडस्ट्री इन इंडिया दैट वुड नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द ब्रिटिश इंडस्ट्री, कि हमारी इंडस्ट्री जो है कभी भी जो है
जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री है उससे compete कर पाए। वो चाहते थे कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो जो है ब्रिटिश की इंडस्ट्री पे जो है डिपेंड रहे, इसलिए उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि हमारे इंडिया एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री लेके आए, यानी कि वो मशीन से जो है प्रोडक्ट बना पाए। वो चाहते थे कि हमारी इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों की जो इंडस्ट्री है उसी पे डिपेंड रहे और वहीं से ही फिनिश गुड्स जो है वो खरीदे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। What was the two-fold motive behind the systematic de-industrialization affected by the British in pre-independent India? दूसरा मोटिव क्या था इंडस्ट्री की ग्रोथ को कम करने का अंग्रेजों के द्वारा? आंसर, टू फोल्ड मोटिव। फर्स्ट मोटिव, टू गेट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट। पहला वो चाहते थे अंग्रेज लोग कि वो इंडिया से कच्चा माल खरीदे, वो भी सस्ते दामों में, and thus to reduce India to a mere exporter of raw material to the British industry. Second motive is to sell the British manufactured goods in the Indian market at a higher prices. वो चाहते थे कि अंग्रेजों की इंडस्ट्री के द्वारा जो भी गुड्स बने हैं वो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो हायर प्राइस पे बिके। कितने चालाक थे ना अंग्रेज लोग, हमारे रॉ मटेरियल्स तो सस्ते दामों में लेना चाहते थे और अपने फिनिश गुड्स हमारे इंडिया को महंगे दामों में बेचना चाहते थे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, विच इंडियन इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वाई। जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री जो है उस पर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा था और क्यों? तो आंसर पे आते हैं एक्सप्लेनेशन। जूट इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो जूट इंडस्ट्री थी जिसपे जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। उसके जो रीज़न है वो ये है, द होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो पूरा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो हमारा क्या हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। इंडिया का जूट इंडस्ट्री सफ़र्ड हैविली ड्यू टू द लैक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री इसलिए सफ़र हो रहा था क्योंकि हमारे इंडिया में जो है रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल्स तो अंग्रेजों की इंडस्ट्री के पास ही चले जाता था, तो हमारे इंडिया में जो है रॉ मटेरियल्स की कमी ही रह जाती थी, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो हिंडर होती गई, यानी कि बर्बाद होती गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड इंडस्ट्री? डिस्कस द स्टेटस ऑफ सच एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती क्या है और इसका क्या स्टेटस था अंग्रेजों के समय? आंसर, कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री दैट कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करेंट कंजप्शन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मशीनरी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। During the British rule, there was hardly any capital goods industry to support the slow industrial development taking place. जब अंग्रेजों का राज था हमारी कंट्री में तब बहुत ही हार्डली कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री होगी जो हमारी जो लो इंडस्ट्री थी उस समय उसको आगे बढ़ाने के लिए। Britishers did not pay any attention toward the setup of such industry because they wanted India to be dependent on Britain for the supply of capital and heavy goods. अंग्रेजों ने कभी चाहा ही नहीं कि वो हमारी इंडिया की जो कैपिटल इंडस्ट्री है, जो एक आधा कैपिटल गुड इंडस्ट्री होगी भी, उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया जो है हमारी जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे डिपेंड रहे, वो हमारे फिनिश गुड्स पे डिपेंड रहे। चाहते थे कि हमारी कंट्री से जो फिनिश गुड बन के आ रहे हैं वही उसी पे ही इंडिया डिपेंड रहे, वो खुद की कैपिटल गुड यानी कि मशीन इंडस्ट्री ना बना पाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्री दैट वर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे। कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वर्क कर रही थी हमारे इंडिया में आज़ादी के समय? आंसर है, सम मॉडर्न इंडस्ट्री दैट वर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे आर एस फॉलो। जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री है जो कि काम कर रही थी हमारी कंट्री में आज़ादी के समय, वो हम बताते हैं। पहली है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीसरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फोर्थ शुगर इंडस्ट्री एंड द फिफ्थ वन इज सीमेंट इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री है जो हमारी इंडिया में जो है वर्क कर रही थी आज़ादी के समय। अब फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की व्हाट आर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीन्स एंड मोर। फ्रेंड्स अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारे इंडिया में अंग्रेजों के समय?
फॉरेन ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, बॉर्डर और टेरिटरीज। फॉरेन ट्रेड का मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है एक्सचेंज हो रही है एक या एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में, या उनके बॉर्डर या उनकी टेरिटरी। फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। आज़ादी जब हुई थी, जब हमें मिली थी, एंड ये सारे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे ब्रिटेन के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इमेजेस दिखा दिए हैं कि जब अंग्रेज़ों के समय जब फॉरेन ट्रेड होता था तो किस तरीके की करेंसी चला करती थी। ये इमेजेस मैंने आपको दिखा दिया गया है, और किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर थे अंग्रेज़ों के समय। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही हमारा जो है फॉरेन ट्रेड होता था एक कंट्री और दूसरी कंट्रियों के बीच में, जैसे कि रेलवे और ये शिपमेंट। ये हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमने बात की है कि अंग्रेज़ों के समय हमारे इंडिया की कैसी हालत थी। हमने बात की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था अंग्रेज़ों के समय, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसे होता था हमारी कंट्री के बीच। फ्रेंड्स, रेस्ट 25% चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट ऑफ द 25% वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। We will discuss the rest of chapter in our part 2 video. Thanks. ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे दे रखा है। Thank you friends. Have a nice day. Bye bye. Take care.